तो मूवी की शुरुआत में हम कैरन और उसके डैड माइकल को कार में कहीं जाते हुए देख पाते हैं। कैरन क्लियरली अपने फादर से बहुत परेशान होती है, लेकिन उसका मन लगा रहे इसलिए उसके डैड हर तरह की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये लड़की फोन से कभी नजर ही नहीं हटाती। कैरन के डैड उसके साथ कैसे भी करके बात करने की भी कोशिश करते हैं और कैसे उनका प्लान वर्क नहीं किया उसके लिए माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब ये दोनों गाड़ी ठीक करने के लिए दे देते हैं और उस सुनसान जगह पर कहीं बैठने की जगह ढूंढने लगते हैं। उनको एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ पर बैठकर वो कुछ खाने की चीजें ऑर्डर करते हैं और कैरन अभी भी काफी चिड़ी हुई थी और अपने फोन पर ही लगी हुई थी। अब उसका मूड चेयर अप करने के लिए उसके डैड टेबल पर रखे हुए न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स पर कुछ एडवेंचरस या फिर कुछ नया कर पाए उस चीज को देखने लगते हैं, यानी कि जब तक उनकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, जिससे कि उसकी बेटी का मूड यहाँ पर ठीक हो जाता। अब कैरन हर चीज को रिजेक्ट करती जाती है, लेकिन जब उसके डैड एस्केप रूम्स के बारे में बात करते हैं तो वो भी पॉजिटिव साउंड करती है और अपने फादर को बताती है कि उसके दोस्त भी एस्केप रूम्स के अंदर गए थे और वो बता रहे थे कि वहाँ काफी मजा आता है, लेकिन वो काफी अच्छी जगह पर गए थे और फिलहाल वो जहाँ पर थे वहाँ पर तो रेस्टोरेंट भी अच्छे नहीं है, तो एस्केप रूम तो दूर की बात थी। तभी कैरन के डैड एक वेट्रेस को बुलाते हैं और इन एस्केप रूम्स के बारे में पूछते हैं। वो डरावनी वेट्रेस उनको बताती है कि एस्केप रूम्स तो हैं और यहीं पास में, लेकिन जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आ पाता। कैरन और उसके डैड डरने लगते हैं, लेकिन तभी वेट्रेस हंस देती है और कहती है कि ये तो मजाक है, जाओ जाओ मजे करके आओ। काश कैरन और उसके डैड तभी डर जाते तो यहाँ पर जो आगे होने वाला था वो नहीं होता। खैर एस्केप रूम जाने के लिए कैरन के डैड एक टैक्सी बुक करते हैं और उससे पहले कैरन वॉशरूम के अंदर जाती है और एक पेंडेंट को पहनने से पहले काफी सोचती है। जब वो वॉशरूम के अंदर होती है तो उसे लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई और भी है, और जैसे ही चेक करने के लिए वो आगे जाती है तो एक कंपार्टमेंट में से डरावनी वेट्रेस निकल कर आती है। उसको देखकर कैरन चैन की सांस लेती है और उस वॉशरूम से चली जाती है बगैर ये जाने कि वो दोबारा इसी जगह पर वापस आने वाली है, और वो भी बिल्कुल अलग ही माहौल के अंदर। अब वो दोनों ही एस्केप रूम्स वाले घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर वो जगह खाली पड़ी हुई थी। वो अंदर जाते हैं तो एक लड़की जोजी उनका वेलकम करती है और उनको बाकी पार्टिसिपेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर कैरन और उसके डैड माइकल खेलने वाले थे। मेलेनी थी जो कि अपने हस्बैंड टाइलर के साथ अपने ही बर्थडे वाले दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करने आई थी, और वहाँ पर एंड्रू होता है जो कि अकेले बैठा हुआ था। काफी सस्पिशियस भी दिखाई दे रहा था, अजीब से जोक्स भी क्रैक कर रहा था, लेकिन कैरन को वो पहली ही नजर में अच्छा लगने लगा था। अब पांचों पार्टिसिपेंट्स को रूल या फिर कुछ भी बताने से पहले जोसी उन्हें एक अजीब सी ड्रिंक बनाकर देती है। सभी लोग डाउटफुल होते हैं कि इसे पीना चाहिए भी या फिर नहीं, लेकिन मेलेनी यहाँ पर जोश में आकर उसको पी लेती है तो बाकी सब भी पी जाते हैं। फिर जोसी उन पांचों को प्रोजेक्टर पर एक मूवी दिखाती है और बताती है कि इस घर के अंदर एक इन्वेंटर रहा करता था जो कि दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता। अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसने 5 लोगों को भी बुलाया था, लेकिन वो 5 लोग उस घर में आने के बाद किसी को मिले ही नहीं। जब आसपास के लोगों को लगा कि ये इन्वेंटर पागल है और कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करता है तो सब उसके अगेंस्ट हो गए, और एक दिन इन्वेंटर बस यूं ही गायब हो गया। वो कहाँ गया, उसे क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन आज एस्केप रूम्स में इन 5 पार्टिसिपेंट्स का काम ये था, उनको ये पता लगाना था कि जो 5 लोग इन्वेंटर के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उस घर में गायब हुए थे वो आखिर कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पर ये कहानी और थीम काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, राइट? तो यही सब सोचकर लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, और हाँ, गेम कंप्लीट करने के लिए उनके पास बस 1 घंटा है, जिसका टाइमर इस घर के हर रूम में चल रहा है। और तो और गेम शुरू होने से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स के फोन को उनसे ले लिया जाएगा, मतलब बाहरी दुनिया से उनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होगा। इस बात से टाइलर बहुत नाराज होता है और वो तो पहले से ही इस जगह पर नहीं आना चाहता था, लेकिन बीवी के आगे उसकी नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात कि जोसी सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताती है कि अगर किसी को भी बीच में गेम से बाहर आना है तो उनको बस एक कोड वर्ड अवेक चिल्लाना होगा और उन्हें गेम से बाहर निकाल लिया जाएगा। वो लोग अब गेम खेलना शुरू करते हैं और पहले रूम में कुछ मास्क को सही जगह पर अरेंज करके उन्हें थोड़ी बहुत होप मिलती है कि हाँ वो ये कर सकते हैं। तभी टाइलर एक मास्क अपने चेहरे पर लगाकर देखता है और जब अपने हाथ को देखता है तब उस पर कई जगह पर कीड़े चल रहे थे और ये देखकर वो डर जाता है, लेकिन मेलेनी को लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। तभी कैरन के डैड को कुछ नंबर्स दिखते हैं। वो लोग उन नंबर्स को लॉक में एंटर करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और वो अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। तब उनको लगता है कि जिस कमरे से वो अंदर आए हैं वो असल में पहला नहीं बल्कि आखिरी रूम था शायद से इस घर का, और सब उस कमरे में ताला खोलने के लिए क्लूज देखने लगते हैं। सभी चीजों को इंस्पेक्ट करते हुए मेलेनी एक फोन का रिसीवर उठाती है और उसे फोन की दूसरी तरफ से अपनी ही आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि उसके साथ में कोई मजाक कर रहा है। तभी दूसरी तरफ वाली आवाज मेलेनी से टाइलर को रिसीवर पास करने के लिए कहती है। फोन वाली लड़की टाइलर से कहती है कि वो वहाँ से चला जाए, वो भी अभी। तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फोन कट जाता है और टाइलर के कान से खून आने लगता है। वो बहुत डर जाता है और मेलेनी से कहता है कि यहाँ पर आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर वो अवेक अवेक चिल्लाने लगता है और तभी एक दरवाजा खुलता है और एक हाथ टाइलर को वहाँ से खींचकर ले जाता है। अब मेलेनी को यहाँ पर बुरा तो काफी लगता है, लेकिन इस चीज का नहीं कि उसका हस्बैंड वहाँ से चला गया और वो भी एक हाथ आकर उसको ले गया, बल्कि उसको इस चीज का बुरा लगता है कि उसके बर्थडे वाले दिन भी उसके हस्बैंड ने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब चला गया तो क्या कर सकते हैं, गेम तो खेलना ही था। अब क्लूज ढूंढते हुए उन्हें एक रेडियो मिलता है जिसमें एक आवाज कुछ कहती है। माइकल तो टाइपराइटर पर टाइप करता है और बनता है 5 past midnight। अब रूम के अंदर एक बड़ी घड़ी पर कैरन वो टाइम सेट करती है तो एक छोटा सा बॉक्स उनको मिलता है जिसके अंदर एक चाबी थी।
अब कमरे में इतने दरवाजे थे तो कौन सा दरवाजा खोला जाए, तो वो लोग सारे ही दरवाजों के अंदर वो की लगाकर ट्राई करने लगते हैं और एक दरवाजा खुलता है जिसके आगे कुछ भी नहीं था, बस एक वार्डरोब थी। और तभी देखते ही देखते जोसी वहाँ पर उनके सामने अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वो सबको बताती है कि इन्वेंटर इसी घर में है, वो वापस आ चुका है। और जोसी कैरन से मास्टर की ढूंढने के लिए कहती है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। और तभी मेलेनी ये देखकर कहती है कि इसको इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि जोसी यहाँ पर एक्टिंग कर रही है, ये सब इनके गेम का ही पार्ट होता है। लेकिन माइकल को लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अब वो की भी किसी दरवाजे में नहीं लग रही थी। अब इस जगह से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है जहाँ से कैरन के अलावा कोई और नहीं निकल सकता था। अब माइकल अपनी बेटी से कहता है कि वो पागल है क्या, इस अजीब सी जगह पर वो उसको अकेले नहीं जाने देगा। लेकिन कैरन बीइंग कैरन ये कहती है कि मैं संभाल लूंगी, मुझे जाने दो और तुम्हें यहाँ से मैं बाहर भी निकालूंगी। उसका ये कहना था कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाएगी और इसी दरवाजे के बाहर रहेगी और वो आवाज भी लगाती रहेगी ताकि सबको पता चल पाए कि वो सेफ है। और ऑब्वियस सी बात है कि बेटी की जिद के आगे फादर हार जाते हैं। अब एंड्रू और माइकल मिलकर कैरन को खिड़की से दरवाजे की दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब कुछ देर तक तो कैरन दरवाजे के पास ही रहती है, लेकिन फिर उसको लगता है कि जैसे उसने जोसी को देखा हो, तो वो उसके पीछे जाने लगती है। अब वो जोसी के पीछे पीछे एक बेसमेंट में चली जाती है और उसके पीछे बेसमेंट का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। तभी जिस कमरे के अंदर बाकी 3 लोग बंद थे उसका दरवाजा खुलता है। सभी लोग कैरन को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि इस घर के दरवाजे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि जब एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। अब कैरन बेसमेंट के अंदर जोसी को ढूंढती हुई जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे जोसी नहीं मिलती। लेकिन वो जगह बहुत ही डरावनी थी, गंदी सी बदबू और कंटेनर के अंदर स्टोर्ड जानवर और कुछ बॉडी पार्ट थे। यानी कि यहाँ पर इन्वेंटर ने जो कुछ किया था वो काफी भयानक था। साथ ही साथ ऑटोप्सी के लिए रखी हुई एक बॉडी थी जिसको देखकर कैरन बहुत डर जाती है। वहाँ पर बहुत अजीब सी आवाजें भी आ रही होती हैं, तो कैरन भागकर दूसरी बेसमेंट की ओर चली जाती है, वो भी गहराई के अंदर, और उस कमरे के गेट को बंद कर लेती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और उसे जो पहली जगह दिखती है वो उसके अंदर घुसकर छुप जाती है। और असल में जहाँ पर कैरन छुपी हुई थी वो बिल्कुल उस जगह के नीचे थी जहाँ पर ऑटोप्सी के लिए बॉडी रखी हुई थी। अब बाकी तीनों लोग कैरन को ढूंढते हुए एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जो कि लगभग लॉन्ड्री रूम जैसा था। उस कमरे के अंदर मेलेनी देखती है कि टाइलर मर चुका है और उसे बहुत गिल्ट होता है, वो अंदर से टूट जाती है। वहाँ पर प्रोजेक्टर पर एक फिल्म चल रही होती है जिसे माइकल आते ही बंद कर देता है। वो लोग अब थोड़ी देर उस कमरे में क्लूज देखने के बाद में फिल्म ही चलाने के बारे में सोचते हैं कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। लेकिन तभी एंड्रू को पंखे पर कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं जिसे वो प्रोजेक्टर की लाइट को मिरर से रिफ्लेक्ट करवा कर देखता है और नंबर्स को एंटर करके लॉक खोल देता है। वहाँ पर उनको एक चाबी मिलती है और सब कोई दरवाजा खोलने के लिए भागते हैं। लेकिन मेलेनी जैसे ही प्रोजेक्टर वाली मूवी को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो मूवी के अंदर देखती है कि मेलेनी खुद एक जगह से निकलकर वापस उसी जगह पर आ जाती है। जब मेलेनी असल में उस जगह से निकलने की कोशिश करती है तो बार बार वही होता है जो प्रोजेक्टर पर दिख रहा था और वो टाइम लूप में फंस गई थी और उस जगह पर ट्रैप हो गई थी। वो बहुत ही परेशान थी कि तभी टेबल पर रखा हुआ फोन बजता है और दूसरी तरफ मेलेनी ही थी, और वही मेलेनी जिसे पहले फोन पर अपनी आवाज सुनाई दी थी। अब टाइम में फंसी हुई मेलेनी टाइलर से वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो अनजान थी कि वो तो पहले ही मारा जा चुका है और अजीब सी आवाज के साथ ही फोन कट हो जाता है। यानी कि इस घर के अंदर जो भी आता है वो एक टाइम लूप के अंदर फंस जाता है। अब यहाँ पर आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब तो पहले भी हुआ है, राइट? बस पहले मेलेनी और टाइलर साथ थे। अब मेलेनी एक नेवर एंडिंग मेज के अंदर फंस गई थी और टाइलर मर चुका था। अब मेलेनी कुछ करने का सोचती है कि तभी उसे किसी की हाथ की शैडो दिखाई देती है। अब डरी हुई वो सीढ़ी से ऊपर चढ़कर उस जगह से निकलना चाह रही थी कि सीढ़ी अचानक से टूट जाती है और मेलेनी नीचे पड़ी हुई कीलों वाली जगह पर जा गिरती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर टाइम लूप के अंदर फंसी हुई मेलेनी जो थी वो फोन करके बताना चाह रही थी कि टाइलर को बचाओ, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। खैर माइकल और एंड्रू अलग अलग जाकर कैरन को ढूंढने की कोशिश करते हैं और कैरन जिस जगह पर छुपी हुई थी वहाँ पर कुछ तो अजीब था, शायद कोई बॉडी या फिर कोई अजीब सा जानवर, पता नहीं क्या, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे कैरन की तरफ आ रहा था और कैरन बहुत डर गई थी। और मुझे तो यहाँ पर लगता है कि शायद से ये इन्वेंटर का ही कोई रूप है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर वो काला जादू वगैरह किया करता था, या फिर उसके द्वारा फंसाई गई स्पिरिट्स हो सकती हैं, या फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स। अब कैरन यहाँ पर हिल भी नहीं रही थी और धीरे धीरे बस अवेक अवेक बोल रही थी। तभी कैरन के हाइडिंग स्पॉट का दरवाजा खुलता है और बहुत ही ज्यादा लाइट अंदर आती है जिससे कैरन को लगता है कि वो तो गई काम से। लेकिन वहाँ पर शॉकिंगली एंड्रू होता है जो कि उसे ढूंढ रहा था। कैरन उसे देखकर खुश होने की जगह डर जाती है। उसको लगता है कि कहीं एंड्रू ही तो इन्वेंटर नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी उस बेसमेंट तक पहुंच जाए ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन एंड्रू उसको यकीन दिलाता है कि बहन तेरे पापा ने ही बोला था कि तुझे ढूंढना है। वो बताता है कि वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में उसको ढूंढने के लिए निकले थे। अब कैरन के पास एंड्रू पे भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उन दोनों को ही उस बेसमेंट से बाहर निकलना था, तो वो उस गंदी सी बेसमेंट में क्लूज ढूंढने लगते हैं और एक क्लू से उनको पता चलता है कि वहाँ पर पड़े कमोड में अगले ताले की चाबी हो सकती है। वो दोनों बारी बारी से गंदे टॉयलेट सेट के अंदर कीज ढूंढने लगते हैं और कैरन को कीज मिल जाती हैं। दूसरी तरफ माइकल एक अजीब सी जगह में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको इल्यूजन होता है कि वो एक सुंदर सी जगह पर है और एक लड़की उनको गले लगा लेती है, लेकिन वो असल में जंजीर में फंस गए थे और उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी मर जाएंगे। और ये सब उनको सिर्फ एक पेंटिंग को देखकर लगता है। लेकिन कुछ मिनटों बाद वहाँ पर फिर से एक दीवार होती है
जिस पर वो पेंटिंग लगी हुई थी, लेकिन माइकल यहाँ पर गीला हो गया था और उसके जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी, यानी कि वाकई में वो उस पेंटिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गए थे, टाइम के अंदर उनके साथ दिक्कत हो रही थी। और जबकि उस घर के अंदर मिट्टी कहीं पर भी नहीं थी, यानी कि ये बात साबित होती है कि ये घर नहीं बल्कि जीती जागती चीज थी। अब माइकल फिलहाल जहाँ पर था वो वहाँ से जहाँ कहीं भी जाता वो वापस लौटकर उसी जगह पर आ जाता था। शायद वो भी टाइम में कहीं फंस गया था। लेकिन कैरन और एंड्रू को जो चाबी मिली थी उसका ताला एक छोटे से प्यूरीफायर पर लगा हुआ था। वो दोनों ताले को खोलते हैं और सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। कैरन को बहुत डर लग रहा था तो एंड्रू उसे जोक सुनाने लगता है, लेकिन कोई चीज उसको खींच लेती है और वो भी मारा जाता है। लेकिन अब कुछ भी करके कैरन माइकल से वापस उसी जगह पर मिलती है जहाँ पर टाइलर और मेलेनी की बॉडीज पड़ी हुई थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, मगर उन्हें अब वहाँ से बाहर निकलना ही था। तो अब दोनों बाप बेटी उस आखिरी रूम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो हर कमरे में जाकर जो भी क्लूज उनको मिलते हैं उन्हें उल्टे सीधे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक कमरे से वापस आते हैं और वहीं दूसरी डायमेंशन में वही लोग अगले कमरे में एंटर करते हैं। अब जैसे तैसे वो उस घर से बाहर निकलकर वापस से उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने लंच किया था। अब वो दोनों वापस से कैरन को देखते हैं। जी हाँ, यानी कि वो तो टाइम में निकले हुए दूसरे कैरन और माइकल थे, तो वो वापस से पास्ट में आ गए थे एक तरीके से, या फिर ये कहें कि एक टाइम लूप में फंसे हुए थे। वहाँ पर वो वॉशरूम के अंदर उस कैरन को देख पाते हैं जो कि अभी इस एस्केप रूम में एंटर करने वाली थी, और यहाँ पर वो पेंडेंट पर सोच विचार कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वही डरावनी वेट्रेस आती है जो कि कैरन से टकराती है, और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि शुरुआत में हुआ था, बस दूसरे डायमेंशन वाले कैरन और माइकल के सामने हो रहा था। अब उस समय वाली कैरन के वॉशरूम से निकलते ही एस्केप रूम से भागे हुए कैरन और उसके डैड जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं, बगैर ये सोचे कि जो कैरन अभी वॉशरूम से बाहर गई है वो तो दरअसल एस्केप रूम्स वाली जगह पर ही जाने वाली है, यानी कि उसी घर के अंदर, तो हमेशा वो उसी जगह पर ट्रैप रहेंगे। अब यहाँ पर लेकिन इन दोनों को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला था, क्योंकि जब ये रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो उनकी कार बाहर पार्क्ड उनको दिखाई देती है। लेकिन कार को चलाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिस जगह पर स्पेयर की है वो लॉक्ड है, और कार के असली लॉक की जगह मिस्ट्री रूम्स का ही लॉक लगा हुआ था। यानी कि अभी ये इस डायमेंशन से बाहर नहीं निकले, बल्कि टाइम लूप में फंसे हुए हैं और शायद से हमेशा फंसे रहेंगे, जैसे कि बाकी लोग फंसे हुए थे। और इससे पहले भी जो 5 लोग यहाँ पर आए थे वो इसी तरह से यहाँ पर मर के यहीं पर बार बार आते रहते होंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो हाथ वगैरह आते हैं ना, जो कि यहाँ पर एस्केप रूम से लोगों को ले जाते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि इन्वेंटर के ही एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और इसके चलते इन्वेंटर से बचना लगभग नामुमकिन है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नो एस्केप रूम फिल्म की कहानी, जो कि फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर ट्रेंडिंग में चल रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है ना, वो एस्केप रूम और ग्रेव एनकाउंटर्स का एक मिक्सचर है। यहाँ पर एस्केप रूम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट को भी डाल दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आई होगी। और आपको क्या लगता है कि इन्वेंटर ने यहाँ पर लोगों के साथ में क्या किया होगा? मुझे तो यही लगता है कि उसने पक्का ब्लैक मैजिक किया है और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसके चलते उसने ढेर सारे अजीब अजीब से क्रीचर्स को बनाया है। यहाँ पर स्पिरिट्स भी हैं, जीते जागते क्रीचर्स भी हैं, और इन्वेंटर मेरे ख्याल से कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि मुझे लगता है कि लोगों ने उसको मार दिया होगा, या फिर उसने खुद को ही खत्म कर लिया ताकि वो एक स्पिरिट के रूप में यहाँ पर कैद हो जाएगा, और जो भी इस घर के अंदर आएगा उसे खत्म करेगा, जिसके चलते उसको ढेर सारी सोल्स मिलती रहती होंगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पर जो वेट्रेस है वो भी शायद से मिली हुई है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ही है ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए